आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड का टॉपिक एरोमेटिक अमीन्स। इस टॉपिक के अंदर हम कुछ टॉपिक्स जो है वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। इन्हें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन्स एंड सिंथेटिक यूजेस ऑफ एरिल डाइजोनियम सॉल्ट। सो ये टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपको जो भी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं हम या फिर आगे डिस्कस करेंगे उनके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए हो या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। सो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। सो एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का वो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन एटम के ऊपर, तो वो जो है एरोमेटिक अमीन को बेसिक बना देता है। अब जो एरोमेटिक अमीन्स की बेसिसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक अमीन्स। तो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एरोमेटिक अमीन्स के अंदर जो NH2 ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच होता है sp2 हाइब्रिड कार्बन से, एंड एलिफेटिक अमीन्स के अंदर जो NH2 ग्रुप होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है sp3 हाइब्रिड कार्बन से। तो इस वजह से जो बेसिसिटी होती है एरोमेटिक अमीन्स की कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दी एलिफेटिक अमीन्स। नो एरोमेटिक अमीन्स जैसे कि एनिलिन जो है ये रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करते हैं, क्योंकि इनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, उसका डीलोकलाइजेशन हो सकता है, तो इस वजह से रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं। सो जितना ज़्यादा रेजोनेंस इफेक्ट होता है उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है एंड उतनी ही कम जो है उसकी बेसिसिटी होती है। तो रेजोनेंस जो है वो भी बेसिसिटी को कुछ तरीके से इफेक्ट करता है, ये हम कह सकते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी, बेसिसिटी के ऊपर सब्सटीट्यूएंट्स अगर हम ऐड करते हैं तो उसका किस किस तरीके से जो है वो इफेक्ट होता है। तो इसके अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि बाय सब्सटीट्यूशन ऑन रिंग, मतलब जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर अगर हम किसी सब्सटीट्यूएंट को ऐड करेंगे तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा बेसिसिटी के ऊपर। एंड दूसरा हम देखेंगे बाय सब्सटीट्यूशन ऑन नाइट्रोजन एटम, जो अमीन ग्रुप का नाइट्रोजन एटम है, जैसे एनिलीन के ऊपर NH2 जो रहता है एनिलीन के अंदर, सो जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करेंगे तो उससे बेसिसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा ये हम देखेंगे। सो सबसे पहले बाय सब्स्टिट्यूशन ऑन रिंग, रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को, जैसे कि OCH3 हो गया, CH3 हो गया, NH2 हो गया, जब इसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है रिंग के ऊपर तो ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन एटम की तरफ पुश करते हैं। इस वजह से जो प्रोटोनेशन की एबिलिटी होती है लोन पेयर की वो बढ़ जाती है, तो इस वजह से बेसिसिटी भी बढ़ जाती है एनिलीन की। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है वो है पैरामिथॉक्सी एनिलीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। सो पैरामिथॉक्सी एनिलीन क्या होता है कि एनिलीन पे पैरा पोजीशन पर OCH3 को ऐड कर दिया तो ये होता है पैरामिथॉक्सी एनिलीन। सो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड हो गया तो इस वजह से बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, तो ये जो है ज़्यादा बेसिक हो गया एज़ कम्पेयर टू एनिलीन। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे कि NO2 हो गया, SO3H हो गया, हेलोजन हो गया, COH हो गया, तो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोन पेयर को नाइट्रोजन एटम से दूर की तरफ पुश करते हैं, तो इस वजह से प्रोटोनेशन की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, तो इस वजह से बेसिसिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो बेसिसिटी को कम करते हैं। ना इसका एग्जांपल क्या होगा कि पैरानाइट्रो एनिलीन जो है वो कम बेसिक होता है एज़ कम्पेयर टू एनिलीन। पैरानाइट्रो एनिलीन में क्या हो गया, एनिलीन पे पैरा पोजीशन पर हमने एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगा दिया, तो इस वजह से इसकी बेसिसिटी जो है वो एनिलीन से कंपेयर करें तो कम हो गई। नाउ नेक्स्ट आता है बाय सब्सटीट्यूशन ऑन नाइट्रोजन एटम, मतलब नाइट्रोजन एटम जो है एनिलीन के अंदर उस पर हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, सो उससे क्या इफेक्ट आएगा। सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को अगर नाइट्रोजन एटम पर लगाया जाता है तो उससे बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखा रखा है कि बेंजीन रिंग के ऊपर NH है, नाइट्रोजन के ऊपर हमने सब्सटीट्यूशन कर रखा है COCH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, तो इसकी बेसिसिटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनिलीन। वहीं दूसरी तरफ मोर देन वन फिनाइल ग्रुप अगर नाइट्रोजन एटम से अटैच होता है, जैसे एनिलीन के अंदर तो एक ही फिनाइल ग्रुप अटैच होता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा फिनाइल ग्रुप को अटैच करते हैं नाइट्रोजन एटम के ऊपर तो उससे उसकी बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो लोन पेयर होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका डीलोकलाइजेशन हो जाता है, तो इस वजह से बेसिसिटी जो है वो कम हो जाती है।
इस तरीके से जो है सब्स्टिट्यूएंट्स इफ़ेक्ट करते हैं बेसिसिटी को एरोमेटिक अमीन्स की। अब इसका एग्जांपल जो है वो ये है कि डाइफिनाइल एनिलीन, मतलब एनिलीन जो है उस पर नॉर्मली तो एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन जब 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो ये बहुत ही कम बेसिक होता है, और अगर 3 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो गए तो वो तो बेसिसिटी शो ही नहीं करता। इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट करते बेसिसिटी को ना। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक यूजेस ऑफ एरिल डाइजोनियम सॉल्ट। इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है इनका फॉर्मेशन होता कैसे है। तो ये हमने पहले डिस्कस करा था कि डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन के द्वारा जो है डाइजोनियम सॉल्ट्स या डाइजोनियम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। एंड इसमें क्या होता है कि प्राइमरी अमीन्स जो होती है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, वो नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। उससे जो है डाइजोनियम कंपाउंड्स या फिर डाइजोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला होता है RN2+X-, जहाँ पर R जो है ये कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है, एल्काइल भी और एरिल भी, एंड X जो होता है ये एक इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक एनायन होता है, जैसे कि हेलोजन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बना रखा है। अब इसके सिंथेटिक यूजेस क्या होता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट यूज जो है वो है सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब एरिल डाइजोनियम सॉल्ट से हम हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डाइजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड के प्रेजेंस में, एंड फॉर्मेल्डिहाइड को कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं, तो इससे फाइनली जो है हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। ना हम इसके रिएक्शन देखेंगे तो इसमें क्या है कि डाइजोनियम सॉल्ट है ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, एंड वाटर भी यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो कैटलिस्ट के रूप में प्रेजेंट है। तो इससे हाइड्रोकार्बन बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, प्लस N2 का फॉर्मेशन होता है, प्लस H3PO3 का फॉर्मेशन होता है, एंड प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया फर्स्ट यूज़। सेकेंड आता है सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। एरिल डाइजोनियम सॉल्ट जो है इससे हम फिनॉल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि डाइजोनियम सॉल्ट जो उसे बॉईल किया जाता है पानी के साथ 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो उससे जो है फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। डाइजोनियम सॉल्ट को H2O के प्रेजेंस में H2O के साथ में बॉईल करा जाता है 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, एंड इससे जो है फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ साइनाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है कि एरिल डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो रिएक्ट करता है कॉपर साइनाइड के साथ में, जो कि डिजोल्व होता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर, एंड इससे एरिल साइनाइड बनता है जिसका हाइड्रोलाइसिस करने से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाता है। एरिल डाइजोनियम सॉल्ट को हम यूज़ कर सकते हैं साइनाइड का सिंथेसिस करने में एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस करने में। इसकी जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से है कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो कॉपर साइनाइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, एंड जो कि डिजोल्व है एक्वस सोल्यूशन के अंदर, एंड इससे जो है सबसे पहले तो फिनाइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस कॉपर क्लोराइड प्लस KCN प्लस N2, एंड देन इसका हाइड्रोलाइसिस करने से जो है बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से साइनाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया जाता है डाइजोनियम सॉल्ट से। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ एजोडाइज। एरिल डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो रिएक्ट करता है एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ में, जिनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि NH2 हो गया, OH हो गया, OR हो गया, एंड इससे जो है एजो कंपाउंड्स बन जाते हैं। इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है। ये रिएक्शन किस तरीके से होगी कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है ये फिनॉल के साथ में रिएक्ट करता है, एंड इससे जो है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है, जो कि एक एजोडाइन प्लस में HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से एजोडाइज को बनाया जाता है डाइजोनियम सॉल्ट से। देन लास्ट है कि सिंथेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंट हैलोजन सब्सटीट्यूटेड एरीन। डाइजोनियम सॉल्ट से हैलोजन सब्सटीट्यूटेड एरीन्स जो है इनका भी फॉर्मेशन हो सकता है। वैसे तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हम 4 पॉइंट्स लिखे वो भी बहुत है, लेकिन अगर आप 5th पॉइंट भी लिखना चाहें तो उसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर बताई हुई जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।